के संविधान के अंतर्गत इस बात पर विचार करेंगे कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। यदि संशोधन किया जा सकता है वो किस सीमा तक किया जा सकता है। आज़ादी के बाद संविधान जब लागू हुआ तो भारतीय संसद और न्यायपालिका के बीच बार बार इसी बात पे टकराव या विवाद उत्पन्न होता रहा कि संविधान में दिए गए अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में भूमि सुधार कानून लागू किए और साथ ही साथ जो जमींदारी प्रथा थी उसके विरुद्ध कानून लागू किए और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के प्रयास किए। इस संदर्भ में जो अतिरिक्त भूमि थी जमींदारों के पास या भूपतियों के पास, उनसे अतिरिक्त या अधिशेष भूमि लेकर वंचित वर्ग और खेतिहर मजदूर और सीमांत किसानों में बांट दी गई। लेकिन भूपतियों और जमींदारों ने जो भूमि सुधार के कानून थे उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, याचिका दाखिल की और उन्होंने ये बताया कि ये उनके मूल अधिकार अर्थात संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में दिया गया है उसका हनन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए भूमि सुधार के कानून थे उन्हें असंवैधानिक बताया। तो इसके उत्तर में सरकार ने ये सोचा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्णय आते रहे तो जो सामाजिक न्याय प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए इसके उत्तर में संसद ने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पारित किया और इसके द्वारा अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े और इसके तहत भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनमें जो संशोधन अगर किया जाता है तो उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ संसद ने ये किया कि अगर कोई हम कानून बनाते हैं, सामाजिक न्याय या अन्य कोई कानून बनाते हैं सामाजिक हित में उनके प्राप्त करने के लिए, तो उन कानूनों को नवीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा जिससे उनका न्यायिक पुनरीक्षण नहीं हो सकता। इसके बाद शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ एक मामला 1951 में आया। इसमें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई और बताया गया कि अनुच्छेद 368 है उसमें संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है वो केवल प्रक्रिया मात्र या एक विधि मात्र ही है। अतः संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ऐसी याचिका दाखिल की गई। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो निर्णय दिया उसने बताया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। इसके बाद 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में अपने जो निर्णय दिया गया था उस निर्णय को उचित माना और निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो मामला 1967 में आया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की धारणा बदल गई। या इस मामले में ये कहिए कि इसमें जो संविधान का संशोधन हुआ था, जो 17वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो 1964 में किया गया था, इसकी वैधता पर प्रश्न लगाया गया। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान संशोधन अधिनियम 17वां था उसे उचित नहीं माना और उसमें जो 11 जजों की एक बेंच बैठी थी उन्होंने 6:5 के बहुमत से निर्णय दिया और इसमें ये बताया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों को छीन सके या उन्हें न्यून कर सके या कम कर सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया था कि ये मूल अधिकारों को छीनने की संसद के पास कोई शक्ति नहीं है, उसने अपने इस निर्णय को भविष्य लक्ष्य निर्णय के सिद्धांत पर लागू किया। इसका अर्थ ये हुआ उसने जो निर्णय दिए थे वो निर्णय आगे आने वाले जो भविष्य के मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे उन मामलों पर ही ऐसे निर्णय लागू होंगे। और इसने सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय भूतलक्षी प्रभाव के सिद्धांत के आधार पर नहीं दिया, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता तो सुप्रीम कोर्ट को ये आभास हो चुका था कि 1950 से लेकर 1967 के दौरान बनाए गए कई अधिनियम और जो कानून हैं तो
तो वो निरस्त हो जाएंगे और लाखों प्रश्न उत्पन्न हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास लाखों मामले आएंगे, जिससे एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद तत्कालीन जो केंद्र सरकार थी और संसद थी, उसे सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अपने प्रतिकूल लगा। उसने ये सोचा ऐसे हम मूल अधिकारों में किसी प्रकार जब संशोधन नहीं कर पाएंगे तो मूल अधिकारों की जो अवधारणा है उन्हें पालन करने की बात है, तो जो राज्य या संघ या केंद्र सरकार है उस पर एक प्रकार का बंधन अधिरोपित हो जाएगा। इसके संदर्भ में 1971 में इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम और 1971 में 25वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराया और स्पष्ट किया कि यदि संसद अनुच्छेद 39 खा और 39 गा को प्रभावी बनाने के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 1931 में दिए गए मूल अधिकारों को सीमित करता है। इसके बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक सबसे प्रसिद्ध केस आया। इस केस में भारत के इतिहास में, भारत के न्यायपालिका के इतिहास में 13 जजों की एक पीठ बैठी, जो अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। और इस पीठ ने 7:6 के बहुमत से यह अब निर्धारित किया कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम अवैध नहीं है, अर्थात वह वैध है। और इसके तहत जो अनुच्छेद 368 है, यह इसके तहत अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है, अर्थात मूल अधिकारों का संशोधन करने में संसद उतनी ही सक्षम है जितनी सक्षम वह संविधान के किसी अन्य भाग का संशोधन करने में है। इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केस में जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था 1967 में आया था, उसमें जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में पलट दिया, क्योंकि गोलकनाथ वाले केस में यह बताया गया था कि संसद के पास कोई भी शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों को छीन सके या न्यून कर सके। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता अपनाया। इसके बाद इसने ये बताया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय दिया उस निर्णय में बताया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति तो मिलती है, लेकिन यह शक्ति नहीं मिलती है कि वह कोई नया संविधान बनाए। और संशोधन का अर्थ यह है कि संविधान का मूल ढांचा बना रहे और उसमें जो ऊपरी जो परिवर्तन है वही परिवर्तन हो सके। जो संविधान के जो मूल ढांचे की अवधारणा थी वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले केस से ही संविधान ने उस मूल ढांचे की अवधारणा की व्याख्या की थी। इसके बाद केंद्र सरकार और जो संसद थी, संविधान के जो मूल ढांचे का सिद्धांत जो केशवानंद भारती बनाम मामले में दिया गया था, इससे सहमत नहीं थी। संसद और केंद्र सरकार ने यह माना कि जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो न्यायालय की एक कल्पना मात्र है। इसके जवाब में जब आपातकाल लगाया गया तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया। इसमें संविधान का व्यापक पुनरीक्षण किया गया, इसे एक मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई, अर्थात अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए और इनके द्वारा, इन खंडों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, अर्थात संसद की शक्ति पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध या निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता तथा संसद द्वारा संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद जो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ एक मामला 1980 में आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 अवैध हैं, अर्थात उन्हें अवैध घोषित कर दिया और संसद के द्वारा किसी भी मूल अधिकार या किसी भी अनुच्छेद में किसी भी प्रकार के संशोधन जो आधारभूत ढांचे को नष्ट करती है, उस संशोधन पर रोक लगा दी। इसके बाद
इसमें जो संशोधन की जो असीमित शक्ति थी, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संसद को दी गई थी, उस पर रोक लगा दी गई। और इसमें ये बताया गया कि केवल न्यायालय ही तय कर सकता है कि कोई संविधान संशोधन आधारभूत लक्षणों के विपरीत तो नहीं है। यदि कोई संविधान संशोधन आधारभूत लक्षणों के विपरीत है तो वह उस सीमा तक निरस्त माना जाएगा या सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर देगा जहां तक वह मूल अधिकारों या संसद के द्वारा पारित कोई कानून मूल अधिकारों या संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है। इसके बाद इसमें जो संसद की संविधान संशोधन की असीमित शक्ति थी उसे छीन लिया गया और जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति थी उसे बनाए रखा गया या उसे बरकरार रखा गया, क्योंकि न्यायिक पुनरीक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का आधारभूत ढांचा माना। इसके बाद इसमें यह निष्कर्ष निकला कि आधारभूत लक्षणों के आधार पर केवल 24 अप्रैल 1973 के बाद जो पारित संविधान संशोधन अधिनियम है या कानून है वही खारिज किए जा सकते हैं यदि वह आधारभूत लक्षणों के विपरीत या मूल अधिकारों के विपरीत है। और यह निर्णय भूत लक्षी सिद्धांत पर नहीं बल्कि जो भविष्य लक्षी सिद्धांत है उस पर आधारित यह निर्णय लागू होंगे। इसके बाद जो निष्कर्ष ये निकल के और आया अंत में कि जो स्थिति है इस समय कि जो मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल अधिकारों के संशोधन की आड़ में संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति जब बदल सकती है या पलट सकती है जब केशवानंद भारती मामले में जो 13 जजों की पीठ बैठी थी उससे ज़्यादा जज बैठे और बहुमत से यह निर्णय पलटे। तो ये तो हुआ पूरा सार कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है।